अमन कुशाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सार्थक, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स। और अब तक जो लेसन 25 हम यहाँ पर देख चुके हैं, उसके अंदर हमने 1 जनवरी 2019 से लेकर 21 जून 2019 तक का जितना भी करंट अफेयर का मैटर था, तो वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो उसी के आगे से यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप ये लेसन देखने से पहले आपने बाकी के सारे लेसन यहाँ पर देख लिए हों, ताकि आपकी कंटिन्यूटी यहाँ पर बनी रहे। तो इस लेसन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। एंड ये लेसन प्रीलिम्स को देखते हुए यहाँ पर बनाया गया है। एंड इसके साथ साथ आपके जो मेंस आंसर राइटिंग के अंदर जो आपके लिए पॉइंट्स जो जरूरी होते हैं, चाहे वो ऐसे लिखना हो आपको, चाहे वो आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखना हो, तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा डाटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस लेसन के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट जो स्कीम है वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो अगर लेसन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट ए थम्स अप, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो चैनल के यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है पढ़ो बढ़ो अवेयरनेस कैंपेन से रिलेटेड। तो जैसे कि इसके नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है, जैसे कि कहा जाता है नाम में क्या रखा है, लेकिन यहाँ पे नाम में काफ़ी कुछ रखा हुआ है। तो पढ़ो बढ़ो अवेयरनेस कैंपेन किसके रिलेटेड है यहाँ पर? सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू 5 करोड़ माइनॉरिटी स्टूडेंट इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, आपसे दे के पूछा जा सकता है पढ़ो बढ़ो अवेयरनेस कैंपेन किससे यहाँ पर रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर 5 करोड़ जो माइनॉरिटी स्टूडेंट हैं, मतलब जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं, उनको यहाँ पर अगले 5 साल तक यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। यानी स्कॉलरशिप कैसे कैसे यहाँ पर इंक्लूड होगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं द स्कॉलरशिप विल इंक्लूड प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड मेरिट कम मीन्स, मतलब 3 बेसिस पे यहाँ पर दी जाएगी। एंड इसके अलावा एक जो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बन सकता है कि माइनॉरिटीज़ को जब यहाँ पर ये जो स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जाएगी, तो इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ कौन कौन सी है एंड इनके बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, इंडिया के अंदर टोटल 6 यहाँ पर माइनॉरिटीज़ है, जो कि है मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन। तो ये टोटल 6 माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको बारे में पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया हुआ है। जैसे कि आपसे स्टेटमेंट देके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी उन्हें यहाँ पर हम माइनॉरिटी स्टेटस देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटीज़ को लेकर कुछ भी यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है पढ़ो बढ़ो अवेयरनेस कैंपेन से रिलेटेड। इसके अलावा इसका जो एक काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ऑफ द 5 करोड़ जो स्टूडेंट जिनको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी, उनके अंदर 50% जो रहेंगी वो गर्ल्स स्टूडेंट यहाँ पर रहेंगी। मतलब लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा वरदान यहाँ पर साबित होने वाला है। एंड एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम आपने यहाँ पर देखी होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो भी यहाँ पर आप उसके ऊपर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर भी आप यहाँ पर इसको इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप एक आदमी को शिक्षित कर रहे हो तो ओनली आप उस आदमी को यहाँ पर शिक्षा यहाँ पर दे रहे हो, लेकिन अगर आप एक औरत को यहाँ पर शिक्षा दे रहे हो तो आप एक पूरी समाज को, एक पूरी पीढ़ी को यहाँ पर एक शिक्षा दे रहे हो। एंड इंडिया के अंदर देखा जाता है कि जो सेक्स रेशियो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम है। एंड बहुत सारे स्टेट्स के अंदर लगभग 750, 800, 825 के अंदर है। सेक्स रेशियो बेसिकली यहाँ पर होता है कि 1000 लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि 1000 के ऊपर 900 यहाँ पर लड़कियाँ हैं, ठीक है। तो वो आगे देखा जाता है कि 1000 के हिसाब से तो हम देखें कि चलो 100 लड़कियां कम है, लेकिन इसको हम आने वाले टाइम पे इसको अगर बड़े लेवल पे यहाँ पर देखा जाए कि 1 लाख पे 9 लाख, मतलब 10 लाख पे 9 लाख लड़कियां रहेंगी, 1 करोड़ पे 90 लाख यहाँ पर लड़कियां रहेंगी, तो जो रेशियो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम होता जाता है। एंड इसकी जो एक बेसिकल वजह होती है कि लड़की को ऐसे बर्डन यहाँ पर देखा जाता है कि जब लड़की पैदा होती है तो वो देखते हैं कि नहीं, माँ बाप सोचते हैं कि नहीं ये जब बड़ी होगी तो इसको लड़के छेड़ेंगे, इसकी पढ़ाई लिखाई में हमें यहाँ पर खर्चा आएगा, फिर इसकी जब शादी होगी तो इसको हमें दहेज यहाँ पर देना पड़ेगा। तो पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर सोचते हैं। एंड ये भी एक पॉइंट सोचने में आता है कि इतना पढ़ा लिखाने के बाद भी बेटी को शादी करके दूसरे के ही घर जाना है, तो हम उसको पढ़ाई लिखाए क्यों? तो गवर्नमेंट जब स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको यहाँ पर एक अपर हैंड यहाँ पर मिल जाता है। मतलब अगर पेरेंट्स जैसे जो गाँव के अंदर देखे जाते हैं, एक जो पॉवर्टी की इंडेक्स निकलती है तो उसके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात यहाँ पर कही गई थी कि वो जो लोग हैं जो पॉवर्टी के अंदर है वो काफ़ी हद तक खुद भी अपनी जो सिचुएशन है उसके लिए यहाँ पर जिम्मेदार है। क्यों? उनको अगर मौका दिया जाए कि आप अपने बेटा बेटियों को यहाँ पर पढ़ाइए, इसके अलावा एक तरफ उनको बोला जाए कि आप अपने बेटा बेटियों को यहाँ पर काम पर भेजिए, तो वो क्या चूज़ करेंगे? वो शॉर्ट टर्म गोल यहाँ पर देखेंगे और अपने बेटा बेटियों को यहाँ पर काम पर भेजेंगे। वो सोचेंगे कि 6 घंटे स्कूल में भेजने की बजाय 6 घंटे हम काम पर भेजें तो हमें यहाँ पर पैसे मिलेंगे, और 6 घंटे स्कूल के अंदर भेजेंगे तो हमें यहाँ पर पैसे तो मिलेंगे नहीं, ऊपर से हमें फीस भी और देनी होगी, एजुकेशन का खर्चा यहाँ पर देना होगा।
तो वो उनकी यहाँ पर शॉर्ट मेंटेलिटी यहाँ पर हो जाती है। लेकिन अगर एक लड़की को यहाँ पर एजुकेशन मिलती है तो एक पूरी पीढ़ी को यहाँ पर आगे शिक्षित यहाँ पर करती है। इसके अलावा वो अपने खुद के पैरों पे यहाँ पर खड़ी होती है। एंड एक जब महिला अपने पैरों पर खड़ी होती है तो उसे किसी भी मैन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है उसको यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। नारी अपने आप के अंदर एक यहाँ पर कंप्लीट मानी जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 50% जो रहेंगी गर्ल्स स्टूडेंट रहेंगी, तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी यहाँ पर होगा। इसी कैंपेन से जो पढ़ो बढ़ो अवेयरनेस कैंपेन है, इसी से हम 2 टारगेट यहाँ पर कर रहे हैं। एक तो पढ़ो बढ़ो अवेयरनेस कैंपेन्स के तहत यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को भी यहाँ पर फ़ायदा होगा, इसके तहत यहाँ पर, और जो गर्ल्स स्टूडेंट है तो उनको भी यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो ये जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर, ये इंप्लीमेंट किसके द्वारा यहाँ पर की जा रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एजुकेशन के अंदर जितनी भी स्कीम इंडिया के अंदर निकलती है वो लगभग 90 से 99% तक इंप्लीमेंट की जाती है MHRD के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा। लेकिन जैसे कि ये स्कीम माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड है, तो माइनॉरिटीज़ के जो यहाँ पर मिनिस्ट्री है तो उनके द्वारा ये इंप्लीमेंट की जाएगी। तो दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिसके जो मिनिस्टर है वो कौन है, जो मुख्तार अब्बास नकवी जी इसके यहाँ पर मिनिस्टर है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं बेसिकली कि पढ़ाई से रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है। तो इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो भी यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, जो हर 10 साल के अंदर जो सेंसस चालू होता है, तो वो 2011 का जो लास्ट सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो यहाँ पर लिटरेसी रेट है वो है लगभग 74.4% है, जिसके अंदर केरला काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करता है। केरला का जो लिटरेसी रेट है वो लगभग 93.91% है यहाँ पर। एंड जो सबसे लोवेस्ट जो यहाँ पर लिटरेसी रेट है वो है बिहार की 63.82%। तो आप ये क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा पढ़ो बढ़ो अवेयरनेस कैंपेन के अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी यहाँ पर एक कैंपेन यहाँ पर चल रहा है, जिसको 15 सूत्रीय कार्यक्रम यहाँ पर बोला जाता है। मतलब 15 पॉइंट कार्यक्रम यहाँ पर एक प्रोग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है। उसके अंदर 15 पॉइंट बताए गए हैं कि माइनॉरिटीज़ को कैसे कैसे उनको एक स्टेटस यहाँ पर दिया जाए, उनको कैसे कैसे यहाँ पर जो उनका स्टेटस है उसको इम्प्रूव किया जाए, एंड उनकी जो कंडीशन है वो उनको यहाँ पर अच्छे से रखा जाए, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। क्योंकि माइनॉरिटीज़ के अंदर अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पर देखें तो उनका जो एजुकेशन लेवल है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम देखा जाता है। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, लाइक 10th के बाद 12th की तरफ बढ़ते हैं, तो 12th के अंदर और कंट्रीब्यूशन उनका कम हो जाता है। देन उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड देन जब हम PhD लेवल पर देखते हैं तो काफ़ी कम चंक मिलता है हमें मुस्लिम पॉपुलेशन का जो वहाँ पर PhD तक यहाँ पर पहुँच पाती है। तो वो इन स्कॉलरशिप से उनको भी यहाँ पर सब चीज़ को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास इंटरनेशनल योगा डे से रिलेटेड। तो इंटरनेशनल योगा डे कब यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो 21 जून को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। एंड 21 जून को ही यहाँ पर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन 2019 के अंदर UPSC प्रीलिम्स के अंदर यहाँ पर पूछा गया था। मतलब बेसिकली ये लाइन नहीं पूछी गई थी, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो यहाँ पर पूछा गया था। तो 21 जून को यहाँ पर होता है क्या है, 21 जून को यहाँ पर होता है समर सोलिस्टिस, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर नॉर्थन हेमिस्फेयर जो रहता है, जैसे कि आपको पता होगा अर्थ के 2 हेमिस्फेयर हैं यहाँ पर, एक साउथर्न हेमिस्फेयर एंड एक नॉर्थन हेमिस्फेयर। तो जो नॉर्थन हेमिस्फेयर होता है वो सन की जो साइड है उसकी तरफ यहाँ पर टिल्ट होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि अभी इस टाइम पर रात हो रही है, ठीक है, तो अर्थ का जो अपोजिट वाला जो पोर्शन है उसके वहाँ पर वो अभी सूरज को यहाँ पर फेस कर रहा है, सन की तरफ फेस कर रहा है, तो वहाँ पर अभी दिन हो रहा है। तो वैसे ही नॉर्थन जो हेमिस्फेयर होता है तो वो सन की तरफ यहाँ पर टिल्ट रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सन की जो रेस होती है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यहाँ पर फॉल होती है। तो उसकी वजह से जो 21 जून जो होता है तो वो साल का सबसे बड़ा दिन यहाँ पर होता है। तो उसी दिन को यहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। एंड जो 2019 के अंदर जो हुआ था ये इसका 5th एडिशन था। तो मतलब ये स्टार्ट कब से हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 2015 से। तो जब मोदी जी की यहाँ पर पहली जो गवर्नमेंट बनी थी यहाँ पर NDA की 2014 के अंदर, देन यूनाइटेड नेशन के अंदर ये यहाँ पर प्रपोजल रखा गया था कि 21 जून को यहाँ पर ऐसे इंटरनेशनल योगा डे हम यहाँ पर मनाएं। तो उसको प्रपोजल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिला था, इंडिया की काफ़ी अच्छी लेवल पर वहाँ पर जीत हुई थी। तो उसी के बाद से 2015 से हम यहाँ पर इसको यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड 2019 की जो इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है क्वेश्चन, तो इसकी जो थीम थी वो थी योगा फॉर हार्ट। ये आपको ध्यान रखना है 2019 की जो थीम थी। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो 2020 के अंदर जो हुआ था उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर पूरा बताऊंगा। एंड 2019 के अंदर जो मेन जो इसका इवेंट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो झारखंड की जो कैपिटल है रांची, तो उसके अंदर यहाँ पर इसका जो मेन जो होस्टिंग जो इवेंट है वो यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है इंटरनेशनल योगा डे से रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखना है। एंड योगा
के बारे में एक जो पॉइंट है वो जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपको ध्यान रखना है कि ये इंटेंजिबल जो कल्चर जो लिस्ट होती है यूनेस्को की, तो उसके अंदर ये भी इसका यहाँ पर नाम मेंशन है। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि एक तो आपकी कंट्री की जो हेरिटेज होती है उसको आप छू सकते हैं, छू सकने वाली चीज़ जैसे हो गई लाल किला हो गई, जिसको टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, उसको बोलते हैं टेंजिबल। एंड इंटेंजिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से यहाँ पर चली आ रही है, एक बहुत ही ज़्यादा हेरिटेज चीज़ वो यहाँ पर है, जैसे कि कालबेलिया डांस है, रामलीला है, एंड उसी लिस्ट के अंदर योगा भी है। तो योगा को भी यहाँ पर जो यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चर की जो लिस्ट है उसके अंदर इंक्लूड यहाँ पर किया हुआ है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है स्वीप से रिलेटेड। तो जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं जहाँ पर वन लाइनर ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वीप की फुल फॉर्म क्या है, या फिर वी का मतलब यहाँ पर क्या है, पी का मतलब क्या है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्वीप की जो फुल फॉर्म है वो होती है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो ये स्वीप एक प्रोग्राम है जिसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया था 2009 के अंदर। एंड ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, तो स्वीप स्टार्टेड इन 2009 इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर वोटर एजुकेशन। तो वोटर्स की एजुकेशन को लेकर यहाँ पर ये 2009 के अंदर स्टार्ट किया गया था प्रोग्राम। एंड वोटर एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्यों हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है उसका, लेकिन उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर आप किसी भी पार्टी को यहाँ पर वोट नहीं दे रहे हो इलेक्शन के अंदर, देन आपको कोई भी हक नहीं है कि आप 5 साल तक गवर्नमेंट को यहाँ पर क्रिटिसाइज करो, क्योंकि आपके पास एक मौका आपको दिया जाता है इलेक्शन के रूप में कि आप अपनी मन चाहिए यहाँ पर सरकार चुन सकते हो, आप चुन सकते हो कि आपको कौन रिप्रेजेंट करेगा, आप चुन सकते हो कि आपकी वॉइस यहाँ पर कौन उठाएगा, आप ये चीज़ भी यहाँ पर चुन सकते हो कि आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलेगी उनका आपको प्रॉफिट मिले नहीं मिले। ये सारे मौके गवर्नमेंट की तरफ से आपको यहाँ पर दिए जाते हैं इलेक्शन के रूप में। तो इलेक्शन का काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इंडिया के अंदर यूज़ हो, जो भी वोटर्स है उनका यहाँ पर पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो, क्योंकि इंडिया के अंदर जो वोटर्स पार्टिसिपेशन है वो रेट काफ़ी ज़्यादा कम है, लगभग 60-65% जो पॉपुलेशन है वो पार्टिसिपेट करती है। लेकिन ऐसे वर्ल्ड लेवल पर हम देखा जाए तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी यहाँ पर मानी जाती है। एंड इंडिया के अंदर जो वोटर टर्नआउट होता है, मतलब जितने लोग वोट डालते हैं उतनी काफ़ी देशों की पॉपुलेशन भी नहीं होती है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर जो पॉपुलस कंट्री है वो है चाइना। लेकिन चाइना के अंदर इलेक्शन यहाँ पर नहीं होते हैं, चाइना के अंदर वन पार्टी सिस्टम है, वहाँ पर जो कम्युनिस्ट जो सरकार है वो वहाँ पर चलती है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी है, तो हर 5 साल के अंदर यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, तो वोटर एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो स्वीप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोग्राम यहाँ पर बनाया गया था ताकि जो लोग हैं वो अपने घर से यहाँ पर बाहर निकले। जैसा कि देखा जाता है कि इलेक्शन जिस दिन होता है उस दिन को यहाँ पर छुट्टी मानते हैं, आप भी मानते होंगे कि इलेक्शन का दिन है तो चलो अब कहीं घूमने चलते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, घर पे पड़े रहते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो फिर 5 साल तक हम कोसते रहते हैं कि यार लाइट्स ऐसे नहीं आ रही, घर के बाहर रोड नहीं बने, अब तक बिजली का बिल इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, देश के अंदर हमले क्यों हो रहे हैं, कोई चीज़ इतनी महंगी क्यों हो रही है। तो अगर आप वोट देने के लिए उस दिन बाहर नहीं निकलते हैं तो आपको 5 साल भी बिल्कुल चुप रहना होगा। ये बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपने वर्डिक्ट के अंदर यहाँ पर कहा था। तो स्वीप आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वीप डिजाइन अकॉर्डिंग टू द सोशियो इकोनॉमिक कल्चर एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द स्टेट एज वेल एज द हिस्ट्री ऑफ इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इन प्रीवियस राउंड्स ऑफ इलेक्शन एंड लर्निंग। तो इंडिया के अंदर 1950s के बाद जब यहाँ पर इलेक्शन चालू हुए तो उसके बाद जो ट्रेंड देखा गया था कि लोग कैसे कैसे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो पॉलिटिशियंस का जो एक दर्जा था वो एक भगवान के रूप में उनको माना जाता था, क्योंकि उस टाइम पर नेशनलिज्म की जो भावना थी काफ़ी ज़्यादा थी, एंड उस टाइम पे जो करप्शन था काफ़ी ज़्यादा कम था। तो लोग बागों को जो अपने नेता होते थे उनके अंदर काफ़ी विश्वास यहाँ पर होता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या देखा जाता है कि लोगों को पता होता है यार ये करप्ट नेता है, ये तो पैसे खाता है या बिकाऊ है, तो लोग सोचते हैं कि इनको लिए हम कुछ भी कर दें लेकिन फिर भी देश का कुछ नहीं हो सकता, तो ये सोचते हुए वोट डालने नहीं जाते। तो उन्हीं सब ट्रेंड को देखते हुए ये स्वीप प्रोग्राम यहाँ पर चालू किया गया था, क्योंकि हर स्टेट के अंदर यहाँ पर अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट के अंदर वोटर टर्नआउट 60-65% ही होता है, कहीं पर जाके 50% भी अटक जाता है एंड कहीं पर ये 80-85% भी यहाँ पर चला जाता है। लेकिन ऐसे हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए लगभग हमें यहाँ पर इसको एक हेल्थी रेंज मेरे अकॉर्डिंग माने तो 90-95% से अबव यहाँ पर रखना चाहिए, मिनिमम 90% तो यहाँ पर रहना ही चाहिए। एंड एक जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपने यहाँ पर पढ़ी होंगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 5 के अंदर जो है, तो एक बात ये भी उठती है कि जो वोट देने की जो यहाँ पर परंपरा है इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पर मनाया जाए ताकि लोग बाग और ज़्यादा अवेयर हों यहाँ पर अपने राइट्स को लेके, अपनी ड्यूटीज़ को लेके। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस आंसर राइटिंग के अंदर भी, अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है स्वीप यहाँ पर क्या है, तो स्वीप के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। एंड इसके बैकग्राउंड के अंदर और कौन कौन सी न्यूज़ आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है नेशनल वोटर्स डे जो
सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये सेलिब्रेट 2011 से हम यहाँ पर इसको मनाना यहाँ पर चालू किया है हमने। तो इस दिन हुआ क्या था जिसके लिए यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस दिन फाउंडेशन डे था किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को यहाँ पर की गई थी। तो इसी को देखते हुए 25 जनवरी को यहाँ पर नेशनल वोटर्स डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। एंड जब मैंने आपको जनवरी वाला जो लेक्चर यहाँ पर कवर करवाया था जनवरी 2019 का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि नेशनल वोटर्स डे 2019 की यहाँ पर थीम क्या थी, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, मतलब एक भी वोटर यहाँ पर पीछे नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो जो सारे पॉइंट्स हैं स्वीप प्रोग्राम से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। और ये प्रोग्राम चलाया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको ध्यान रखना है पार्ट 15 के अंदर यहाँ पर ये आती है। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 324 से लेकर 329 तक जो आर्टिकल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है यहाँ पर। इसके अलावा जो ओरिजिनली इसके अंदर एक ही मेंबर था यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर इसके अंदर 3 मेंबर होते हैं। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर होता है, इसके अलावा 2 इलेक्शन मेंबर यहाँ पर रहते हैं। एंड जो भी डिसीजन लिया जाता है वो मेजोरिटी के द्वारा यहाँ पर लिया जाता है। एंड इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर होती है। एंड एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इनका टेन्योर क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर टेन्योर यहाँ पर पूछ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है उसका जो टेन्योर होता है वो होता है यहाँ पर 6 ईयर का, मतलब 65 ईयर्स तक या फिर 6 ईयर। तो 6 ईयर यहाँ पर क्यों रखा गया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के हों चाहे फिर वो स्टेट असेंबली के यहाँ पर इलेक्शन हो, तो वो इलेक्शन होते हैं हर 5 साल के अंदर। तो 6 साल का कार्यकाल देने का मतलब यही है कि वो अपने पूरे टेन्योर के दौरान, मतलब अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कम से कम एक लोकसभा का इलेक्शन तो वो अपने टेन्योर के दौरान यहाँ पर कंडक्ट करवा सके। तो ये पॉइंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, आपको ध्यान रखना है। एंड आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस के इलेक्शन यहाँ पर करवाती है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, इसके अलावा जितने भी स्टेट की असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही यहाँ पर करवाती है। एंड जो भी पंचायत वगैरह के जो इलेक्शन होते हैं या फिर इसके अलावा जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो हमारी नगर पालिका है, महानगर पालिका, इनके जो इलेक्शन होते हैं वो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो आई होप बहुत सारा मैटर आपके पास यहाँ पर हो चुका है स्वीप प्रोग्राम से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पर अब इसको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास दुशानबे तजाकिस्तान से रिलेटेड। तो दुशानबे तजाकिस्तान इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया। तो CICA की यहाँ पर 5th कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई थी, इस वजह से दुशानबे तजाकिस्तान यहाँ पर ये न्यूज़ में था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CICA की 5th जो मीट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो दुशानबे तजाकिस्तान के अंदर ये मीट हुई थी। एंड इंडिया की तरफ से इसको किसने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, तो इंडिया की तरफ से इसको अटेंड किया गया था जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर है S जयशंकर, तो उनके द्वारा इसको यहाँ पर अटेंड किया, यहाँ पर गया था। एंड S जयशंकर से याद आया, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ये बताना है मुझे कि S जयशंकर है तो ये S क्या है, मतलब इनका फुल नाम क्या है, क्योंकि जब भी यूज़ किया जाता है तो इनके बारे में S जयशंकर ही यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इनका नाम यहाँ पर क्या था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 5th जो कॉन्फ्रेंस थी ये इनके द्वारा यहाँ पर अटेंड की गई थी। एंड CICA बेसिकली बना क्यों था, तो CICA इज ए मल्टी नेशनल फोरम फॉर एनहेंसिंग कोऑपरेशन टुवर्ड्स प्रोमोटिंग पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन एशिया। तो एशिया के अंदर पीस को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए एंड स्टेबिलिटी को यहाँ पर मेंटेन रखने के लिए CICA की यहाँ पर स्थापना यहाँ पर की गई थी। यानी स्थापना कब की गई थी, तो 1999 के अंदर यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। एंड इसका जो सेक्रेटरीट है, मतलब जहाँ से इसका पूरा यहाँ पर काम होता है वो कहाँ पर है, नूर सुल्तान कजाकिस्तान के अंदर है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड जो 2019 के अंदर जो इसकी मीट जो हुई थी, जो इसकी 5th समिट थी, तो उसका जो यहाँ पर थीम थी वो इसकी थीम क्या थी, शेयर्ड विजन फॉर ए सिक्योर एंड प्रोस्परस CICA रीजन। ठीक है, तो ये पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, इसकी थीम याद रखनी है, किसके द्वारा ये अटेंड की गई थी ये ध्यान रखना है। एंड आप देख सकते हैं कि 1999 के अंदर हुई थी एंड 5th समिट हुई 2019 के अंदर। मतलब ये जो समिट होती है हर 4 साल के अंदर एक बार होती है। ठीक है, तो बहुत से जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत सी जो इंडेक्स निकलती है उसके अंदर आपसे पूछा जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है कि ये बाइनएनुअल है या फिर एनुअल है या साल में 2 बार होती है, बाइनएनुअल है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 4 साल के अंदर एक बार यहाँ पर कंडक्ट की जाती है CICA की मीट, जिसको हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनके द्वारा यहाँ पर अटेंड किया गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, और नेक्स्ट के अलावा ये हमारा लास्ट पॉइंट है, नीति आयोग की जो हेल्थ इंडेक्स निकली थी 2019 के ऊपर। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस के अंदर 100% चांसेस हैं कि इसके आपके जो एसेज आते हैं उसके अंदर भी आप हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर कहीं भी लिख सकते हैं, आपको पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रीलिम्स के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये रैंकिंग किसके द्वारा यहाँ पर दी जाती है, किस स्टेट ने यहाँ पर टॉप किया है,
कितने इसके इंडिकेटर्स रहते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से यहाँ पर याद रखने हैं। तो हेल्थ इंडेक्स यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर निकाली जाती है, नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर निकाली जाती है। तो इसके अंदर टेक्निकल असिस्टेंस यहाँ पर किससे मिलता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर इसको टेक्निकल असिस्टेंस यहाँ पर दिया जाता है, मतलब उनकी मदद की जाती है। एंड इसके अंदर कंसल्ट किसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली जो वेलफेयर है, तो उसके द्वारा यहाँ पर इसको कंसल्ट यहाँ पर किया जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली जो वेलफेयर है, तो उसके मिनिस्टर यहाँ पर कौन है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो हेल्थ इंडेक्स किसके द्वारा निकाली जाती है, नीति आयोग प्लस वर्ल्ड बैंक प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। सेकंड जो पॉइंट आता है कि ये जो रैंकिंग दी जाती है किस बेसिस पे यहाँ पर दी जाती है, तो हेल्थ इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 23 हेल्थ इंडिकेटर्स। तो 23 हेल्थ इंडिकेटर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो उसके द्वारा उन इंडिकेटर्स के ऊपर यहाँ पर किसी भी स्टेट को यहाँ पर तोला जाता है। ठीक है, तो वो इंडिकेटर्स के अंदर मेन जो पैकेज है तो वो किस किस का यहाँ पर होता है, मोर्टिलिटी रेट मतलब कितने लोग यहाँ पर मर रहे हैं, इसके अलावा टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब एक वुमेन कितने बच्चों को यहाँ पर जन्म देती है। ठीक है, तो वो टोटल फर्टिलिटी रेट यहाँ पर होता है। इसके अलावा है सेक्स रेशियो, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी जो पढ़ो बढ़ो अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पर हमने पढ़ा था, उसके अंदर सेक्स रेशियो मतलब 1000 मैन पे कितनी परसेंट मतलब कितनी वुमेन है यहाँ पर, तो उसको सेक्स रेशियो यहाँ पर बोलते हैं। तो जिस भी स्टेट की ये सब चीज़ें अच्छी होंगी, अच्छा इंप्रूवमेंट उनका वहाँ पर होगा, तो उनकी जो रैंकिंग होगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर होगी। एंड इंडिया के अंदर एक चीज़ बोली जाती है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता के अंदर एकता ही हमारी यहाँ पर पहचान है। तो रैंकिंग के अंदर भी ये बात यहाँ पर ध्यान रखी गई है कि इंडिया के अंदर हर स्टेट एक जैसा नहीं है, कुछ स्टेट काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, कुछ स्टेट काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, एंड कुछ हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर 3 लिस्ट यहाँ पर निकाली जाती है। एक निकाली जाती है लार्जर स्टेट्स के लिए, तो लार्जर स्टेट्स की अलग रैंकिंग यहाँ पर दी जाती है। एक दी जाती है स्मॉलर स्टेट्स की, मतलब जो छोटे स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट उसके अंदर आ जाते हैं, उनकी रैंकिंग यहाँ पर अलग निकाली जाती है। एंड इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज है हमारी, उनकी रैंकिंग यहाँ पर अलग निकाली जाती है। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। अब हम किस स्टेट की यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर रैंकिंग रही है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर हम देखें तो केरला ने यहाँ पर टॉप किया है। एंड केरला जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केरला ने जो हमारी लिटरेसी रेट थी 2011 की, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टॉप किया था। एंड सेक्स रेशियो भी जो है केरला के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर केरला ने यहाँ पर टॉप किया है। एंड सेकंड नंबर पर कौन है, आंध्र प्रदेश। एंड थर्ड नंबर पर कौन है, महाराष्ट्र। तो जो टॉप 3 होते हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखने चाहिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको टॉप 3 याद है तो आप काफ़ी ज़्यादा जो ऑप्शन है उसको यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, एंड हिट एंड ट्रायल से भी काफ़ी ज़्यादा आंसर यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। एंड इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार हैव शोन नो इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस। तो ऐसे भी स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पर जिन्होंने कोई भी इंप्रूवमेंट यहाँ पर नहीं किया है। तो वो स्टेट कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार ने कोई भी इंप्रूवमेंट यहाँ पर नहीं किया है। एंड जो मैंने आपको लिटरेसी वाली जो इंडेक्स बताई थी, जो हमने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया था, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि बिहार के अंदर जो लिटरेसी रेट है काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आप देख सकते हैं कि हेल्थ इंडेक्स के अंदर भी बिहार का इतना अच्छा कोई खास प्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं है। एंड इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज़ की जो लिस्ट निकली थी तो उसके अंदर क्या क्या है यहाँ पर, तो यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर चंडीगढ़ ने यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर सबसे अच्छा यहाँ पर काम किया है। एंड दादरा जो नागरा हवेली है तो उसने भी इंप्रूवमेंट दिखाया है, लेकिन वो लास्ट नंबर पर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, किस किस ने यहाँ पर टॉप किया था, किस किस ने यहाँ पर कोई भी इंप्रूवमेंट अपने यहाँ पर नहीं दिखाया है। नेक्स्ट इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉलर स्टेट्स है उनकी रैंकिंग के अंदर हम देखें तो अमोंग द स्मॉलर स्टेट मिजोरम रैंक्ड फर्स्ट इन ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर मिजोरम ने यहाँ पर फर्स्ट रैंक यहाँ पर हासिल की है। एंड इसके अलावा जो त्रिपुरा एंड मणिपुर है उन्होंने यहाँ पर जो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुई है उसके अंदर त्रिपुरा एंड मणिपुर भी है, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं हेल्थ इंडेक्स के बारे में जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक जो इंडेक्स है उसके बारे में बताऊँगा, तो उसके अंदर आपको प्रॉपर यहाँ पर पता लग जाएगा कि किस स्टेट की रैंक यहाँ पर कैसे कैसे बढ़ी है, कैसे कैसे यहाँ पर घटी है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने पूरी जो रैंकिंग है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो लार्जर स्टेट यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो केरला यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर है, सेकंड नंबर पर है आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पर है महाराष्ट्र एंड फोर्थ नंबर पर है पंजाब, देन तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, यूपी। देन इनके आपको ध्यान रखने है कि इनका स्कोर क्या था। यहाँ पर आप स्कोर इनका देख सकते हैं कि किस ईयर के अंदर इनका कितना स्कोर था, एंड ये हर 2 साल के अंदर यहाँ पर निकाली जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो 2015-16 के अंदर केरला यहाँ पर नंबर 1 पे था, 16-17 के अंदर भी नंबर 1 पर ही है, मतलब केरला ने जो अपनी पोजीशन है वो रिटेन की है। आंध्र प्रदेश की रैंकिंग यहाँ पर बढ़ चुकी है, 8 से 2 पे आ चुका है। महाराष्ट्र की जो रैंकिंग है वो भी यहाँ पर बढ़ी है, मतलब महाराष्ट्र ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पर किया है। पंजाब ने
रैंकिंग यहाँ पर उनकी डिक्रीज़ हुई है। इसके अलावा तमिलनाडु की रैंकिंग डिक्रीज़ हुई है। राजस्थान की जो रैंकिंग है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ी है, 4 पॉइंट उन्होंने यहाँ पर जंप किया है। ठीक है, उड़ीसा ने यहाँ पर डिक्रीज़ हुई है, उड़ीसा की, बिहार की यहाँ पर डिक्रीज़ हुई है, एंड यूपी ने यहाँ पर कोई भी इंप्रूवमेंट यहाँ पर नहीं दिखाया। जैसे कि मैंने आपको बताया था बिहार लास्ट आया था, तो बिहार आप देख सकते हैं बिहार ने कोई भी जो इंप्रूवमेंट है यहाँ पर नहीं दिखाया है, एंड इनका जो स्कोर था वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम हुआ है। एंड इसके अंदर हम देखें स्मॉलर जो स्टेट्स हैं, तो उसके अंदर मिजोरम यहाँ पर सबसे अच्छा परफॉर्म मिजोरम ने यहाँ पर किया है। देन उसके बाद मणिपुर, देन उसके बाद मेघालय, देन सबसे जो बॉटम के अंदर है वो है नागालैंड। एंड यूनियन टेरिटरी जो हमारी दिल्ली की जो देश की जो कैपिटल है दिल्ली, न्यू दिल्ली, तो वो यहाँ पर 5th नंबर पर है। जो टोटल 7 यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज है उसके अंदर 5th नंबर पर दिल्ली है। एंड टॉप किसके द्वारा यहाँ पर किया गया है, तो चंडीगढ़ के द्वारा यहाँ पर टॉप किया गया है। एंड जो बॉटम के अंदर यहाँ पर कौन है, दमन एंड दीव यहाँ पर 7th नंबर पर है। यानी रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई है, नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट यहाँ पर निकाली गई है। तो ये जो पॉइंट है ये सारे आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, आपको टॉप यहाँ पर याद रखना है, एंड ये किसने कितना इंप्रूव किया है। वैसे तो वो इतने ज़्यादा डाटे के अंदर यहाँ पर घुसेंगे नहीं, अगर घुसते भी हैं तो आपको ध्यान रखना है कि किन किन स्टेट्स ने पिछले साल से यहाँ पर कैसा कैसा यहाँ पर परफॉर्म किया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर पर पर्सन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जैसे कि हम देख सकते हैं कि हेल्थ के अंदर अगर हम स्टेट वाइज देखें तो कुछ ही स्टेट ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इंडिया की रैंकिंग देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड की स्टेट जो इंडिया हमारे कंट्री है वो कैसा यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, तो हम भी इतना ज़्यादा अच्छा यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एंड एक जो WHO की जो एक गाइडलाइंस मानी जाती है कि इतने इतने आपके यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से इतने आपके डॉक्टर्स होने चाहिए, इतने आपके बेड होने चाहिए, इतने आपके वेंटिलेटर्स होने चाहिए, तो वैसा यहाँ पर नहीं है। एंड एक जो कोरोना जो एक पेंडेमिक यहाँ पर अभी आया है, देन उसने हमें अपनी औकात यहाँ पर बता दी है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी इतना अच्छा नहीं है कि लोगों की जान बचा पाए, ना हमारी हेल्थ इतनी अच्छी है कि हम लोगों को वेंटिलेटर N95 मास्क वगैरह प्रोवाइड कर पाएँ, ना हमारी इकोनॉमी इतनी स्टेबल थी कि इन सब के जो झटके हैं उनको यहाँ पर मैनेज कर सकें। तो कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें एक एनालिसिस करने का यहाँ पर मौका मिला है। एंड एनालिसिस करने का मौका तो बाद में मिला है, लेकिन पहले ही हम यहाँ पर इतना अच्छा यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अगर हम हेल्थ पर कैपिटा की यहाँ पर बात करें कि कौन सा देश कितना यहाँ पर खर्चा कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ब्राज़ील यहाँ पर $947 यहाँ पर खर्चा कर रहा है, रशिया यहाँ पर 893 यहाँ पर कर रहा है, साउथ अफ्रीका यहाँ पर 570 यहाँ पर कर रहा है, टर्की यहाँ पर $568 यहाँ पर खर्च कर रहा है पर कैपिटा यहाँ पर, मलेशिया पर $456 यहाँ पर खर्च कर रहा है, चाइना $420 यहाँ पर खर्च कर रहा है, इंडोनेशिया $99 यहाँ पर खर्च कर रहा है, और इंडिया आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर नीचे है, $75 यहाँ पर इंडिया ओनली यहाँ पर खर्च कर रहा है हेल्थ पर कैपिटा के रूप में। जिसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा है। सबसे जो मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है वो है चाइना, तो चाइना के अंदर इंडिया से लगभग आप देख सकते हैं लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा पैसा जो है चाइना यहाँ पर खर्च कर रहा है। एंड इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड नंबर पर मानी जाती है, देन इंडिया यहाँ पर कितना ज़्यादा नीचे है इस लिस्ट के अंदर। और आप देख सकते हैं कि ब्राज़ील, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, अगर इन देशों की भी पॉपुलेशन मिला ली जाए तब भी इंडिया की पॉपुलेशन से यहाँ पर इन चारों देशों की पॉपुलेशन यहाँ पर कम रहेगी। एंड ब्राज़ील 5th लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है इन द टर्म्स ऑफ एरिया, लेकिन ब्राज़ील की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो ब्राज़ील की है, तो वो इंडिया के जो 1-2 स्टेट को अगर हम ज्वाइन कर लेंगे तो उन स्टेट से भी कम पॉपुलेशन है वहाँ पर। ठीक है, तो पॉपुलेशन कम है लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा अच्छा यहाँ पर हेल्थ के ऊपर जो वो खर्चा कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ऐसे कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ध्यान देना चालू किया है, जो मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत भी यहाँ पर बोला जाता है, तो वो यहाँ पर लॉन्च की है, जिसके अंदर हर फैमिली को यहाँ पर 5 लाख तक का यहाँ पर बीमा दिया जाएगा पर साल। तो लगभग ये 10 करोड़ फैमिली के यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर 7 करोड़ जो फैमिलीज़ आएंगी वो गांव क्षेत्र से आएंगी यहाँ पर, और 3 करोड़ जो फैमिलीज़ रहेंगी वो अर्बन क्षेत्र से यहाँ पर रहेंगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि 70% जो इंडिया के अंदर जो हेल्थ के ऊपर खर्च होता है वो कौन करता है, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो यहाँ पर खर्च करता है। एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मतलब जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, वो ओनली 30% करता है। मतलब हेल्थ जो एक स्टेट के हाथ में यहाँ पर होना चाहिए, स्टेट मतलब नेशन के हाथ में यहाँ पर होना चाहिए कि हम अपने देश के जो लोग हैं उनकी हेल्थ अच्छी रखें, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो इंसान अच्छी तरीके से यहाँ पर काम करेगा, उसकी लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ेगी, देन वो देश के विकास के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से यहाँ पर भागीदार यहाँ पर बन पाएगा। ठीक है, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है, और ओनली जो 30% है वो अपना एक्सपेंडिचर यहाँ पर कर रही है। एंड जो प्राइवेट सेक्टर के पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जबकि
अगर हम बाकी देशों के अंदर देखें तो लगभग 80 से 85% जो कंट्रीब्यूशन होता है हेल्थ के अंदर वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, मतलब पब्लिक सेक्टर की तरफ से यहाँ पर होता है। तो वो भी इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसको यहाँ पर इंक्रीज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारे पास एक डेमोग्राफी का जो हमारे पास एक एडवांटेज है, मतलब हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यंग है, तो उसको हमें डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है उसको यहाँ पर एक एसेट यहाँ पर बनाना है, उसको डिजास्टर यहाँ पर नहीं होने देना है। तो उसके अंदर हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। जैसे कि दिल्ली के अंदर आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर अगर कोई पर्सन रह रहा है, देन उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब यहाँ पर होता है कि आप कितने साल तक यहाँ पर नॉर्मली जीते हो। तो अगर आप 75 ईयर्स यहाँ पर जी रहे हो, अगर आप दिल्ली के अंदर रह रहे हो, तो आपकी जो जीने की जो क्षमता है वो 5 साल कम हो जाएगी, क्योंकि पॉल्यूशन वहाँ पर इतना ज़्यादा है कि आपके वो जो बॉडी पार्ट्स उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डैमेज कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि एक सिटी के अंदर रहने से आपकी 5 साल लाइफ यहाँ पर कम हो जाएगी। लेकिन अगर 5 साल आप जिए तो जो 70 ईयर्स तक का आपने जो भी अनुभव यहाँ पर लिया है किसी भी फील्ड के अंदर, तो आप देश के यहाँ पर कितने काम आ सकते हो। तो वो बात आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। जो हमारी ह्यूमन है, तो ह्यूमन को हमें यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा करने की हमें यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स से आपको ध्यान रखना है। तो इस लेसन के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कवर किए हैं, चाहे वो पढ़ो बड़ो अवेयरनेस कैंपेन हो, चाहे वो CICA की मीट हो, चाहे वो स्वीप प्रोग्राम हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, चाहे वो नीति आयोग की हेल्थ इंडेक्स हो वर्ल्ड बैंक के साथ, और इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसके द्वारा यहाँ पर जो बनाई जाती है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर आपसे प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन बन सकते हैं इनके द्वारा, एंड मेंस आंसर राइटिंग के अंदर भी आप जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर को बताए हैं तो उन सबको आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको लेसन अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव इट ए थम्स अप। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लेसन आपको ऐसे ही अच्छे यहाँ पर मिलते रहें और हर लेसन के बारे में आपको यहाँ पर पता लग जाए, तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।